नमस्ते साथियों। आज के इस ऑनलाइन क्लास के अंदर हम वाष्प दाब में अवनमन और आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन किसे कहते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। हमने अपने पिछले वाली क्लास में पढ़ा था हेनरी का नियम। अब इस टॉपिक को आगे पढ़ाते हैं तो इसमें आपके राउल्ट का नियम आएगा और राउल्ट के नियम को समझने के लिए पहले हमें तीन कंसेप्ट छोटी छोटी डेफिनेशन परिभाषाएं इसको हमें अच्छी तरीके से समझना होगा। तो क्लास स्टार्ट करते हैं अपने, बिल्कुल जुड़े रहिए। तो आज का जो अपना टॉपिक है, सबसे पहले मैं यहाँ पे कि समझते हैं कंडीशन। जैसे हमने एक पात्र लिया, ठीक है, इस पात्र के अंदर आपने क्या किया, कोई लिक्विड भर दिया, द्रव पदार्थ भरा हुआ है और इस पात्र को आपने यहाँ से बंद कर दिया। अब क्या किया, आपने इस पात्र को यहाँ से गर्म किया। समझना, थोड़ी सी बात समझा रहा हूँ। गर्म किया, गर्म करेंगे तो क्या होगी, जो द्रव है उसकी क्या बनेगी, वाष्प बनेगी। ये वाष्प यहाँ इकट्ठी हो जाएगी, ये वाष्प यहाँ इकट्ठी होगी। अब क्या होगा, पात्र बंद है तो जो वाष्प बनी है, क्या बनी है, वाष्प। ये वाष्प क्या करेगी, इस पे एक दाब डालेगी क्योंकि बाहर जाएगी नहीं। तो ये वाष्प क्या करेगी, इस द्रव की सतह पर क्या डालेगी, दाब डालेगी। उस दाब को हम बोलते हैं वाष्प दाब। क्या बोलते हैं, वाष्प दाब। तो सीधी सी बात, पात्र बंद था, जैसे हमने जल लिया, जल को गर्म किया तो उसकी भाप बनी। अब वो भाप यहीं पर रहेगी, भाप का मतलब वाष्प हो गई, वो वाष्प पड़ेगी। अब वाष्प जब बाहर नहीं जाएगी तो इस पात्र के अंदर रहेगी, तो इसी द्रव की सतह पर क्या डालेगी, दाब डालेगी। उस दाब को हम क्या बोलते हैं, वाष्प दाब। तो सबसे पहले अपना टॉपिक स्टार्ट होता है आज का कि हम वाष्प दाब किसे कहते हैं। तो एक सिंपल सी डेफिनेशन हम यहाँ से लिख लेते हैं। वाष्प दाब देखो, इसके लिए अगर डेफिनेशन लिखना चाहे तो एक निश्चित ताप पर साम्य अवस्था में, एक निश्चित ताप पर साम्य अवस्था में वाष्प के अणुओं द्वारा, साम्य अवस्था में वाष्प के अणुओं द्वारा द्रव की सतह पर डाला गया दाब, द्रव की सतह पर डाला गया दाब वाष्प दाब कहलाता है। क्या कहलाता है, एक निश्चित ताप पर साम्य अवस्था में। एकदम ये तीन चार डेफिनेशन है, इनको हम अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके कंप्लीट करेंगे। कि सबसे पहले हमने हेडिंग क्या लिखी है, वाष्प दाब। अब देखो यहाँ पर जब आप पढ़ोगे तो एक पहली बात की कि निश्चित ताप पर साम्य अवस्था में। अब आधे बच्चे समझेंगे कि ये चीज़ें हमने 11वीं क्लास में पढ़ी है कि यहाँ साम्य अवस्था का मतलब क्या होता है, उसके बारे में बात करें। कि यहाँ से ये समझते कि साम्य अवस्था क्या होता है। देखो, आपने द्रव को गर्म किया तो वाष्प बनी। अब वाष्प क्या है कि पात्र बंद रहेगा तो वाष्प वापस से किस में कन्वर्ट होगी, द्रव में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि द्रव का वाष्प में बदलना और वाष्प का द्रव में बदलना की कंडीशन बराबर आ जाए कि जितना द्रव वाष्प में बदले उतनी ही वाष्प किस में कन्वर्ट हो जाए, द्रव में। उस अवस्था को हम क्या बोलते हैं, साम्य अवस्था। नॉर्मली हम इतना समझ सकते हैं, बाकी की बातें आपने 11वीं क्लास में पढ़ी होगी। तो अब हम बात करें, एक निश्चित ताप पर साम्य अवस्था में वाष्प के ये अणु होंगे, इस द्रव की सतह पर क्या डालेंगे, दाब। उस दाब को आप क्या नाम दोगे, वाष्प दाब। तो एक निश्चित ताप पर साम्य अवस्था में वाष्प के अणुओं द्वारा द्रव की सतह पर डाला गया दाब, उस दाब को आप क्या नाम देते हो, वाष्प दाब। तो पहला क्लियर हो जाना चाहिए वाष्प दाब किसे कहेंगे। अब दूसरा पॉइंट आता है कि वाष्प दाब में
या वाष्प दाब अवनमन पढ़ लेते हैं सीधा, वाष्प दाब अवनमन। तो बड़े यहाँ से ये चीज़ें मैं आपको फिर से कंसेप्टली बता दूं कि ये मैंने पहले इसलिए लिया, टॉपिक के बीच में आता है, लेकिन जब हम टॉपिक पढ़ेंगे और अगर ये कंसेप्ट अपना क्लियर नहीं है तो हमें टॉपिक समझ में नहीं आएगा। क्या लिखा मैंने, वाष्प दाब अवनमन। सबसे पहले आपके माइंड में एक बात क्लियर होनी चाहिए कि अवनमन शब्द का मतलब होता है कमी। किसमें कमी, वाष्प दाब में कमी। क्या लिखा है मैंने, अवनमन, वाष्प दाब अवनमन, इसका मतलब हम बात करें वाष्प दाब में कमी की हम बात कर रहे हैं। कॉन्सेप्ट समझ में आ गई इतनी बात। अब देखो यहाँ पे मतलब क्या है। अब एक चीज़ मैं आपको समझाऊं कि अभी हम विलयन की बात करेंगे, वो चीज़ें आप समझना, और कल वाली क्लास में तो ये काफ़ी अपने काम में आएगी। यहाँ में एक चीज़ बताते हैं कि पदार्थ दो प्रकार के होते हैं। देखो तो समझ लो यहाँ पे कि पदार्थ की बात कर रहे हैं हम, समझना यहाँ से। एक तो ऐसा पदार्थ होता है जो वाष्पशील हो। वाष्पशील का मतलब उस द्रव्य को आप गर्म करोगे तो उसकी क्या बन जाएगी, वाष्प बन जाएगी। और एक पदार्थ ऐसा होता है जिसको हम बोलते हैं अवाष्पशील। आप चाहे उसको कितना भी गर्म कर लो, उसकी वाष्प कभी भी नहीं बनती है, अवाष्पशील। ठीक है, तो अवाष्पशील होगी तो उसकी वाष्प नहीं बनने वाली। अब समझना, मैंने क्या किया, एक पात्र लिया, ठीक है, इस पात्र के अंदर ये आपका ब्लैक कलर से मैंने बना दिया विलायक है, ठीक है, विलायक है। इसको मैंने गर्म किया, सब केवल विलायक है और कुछ भी नहीं मिलाया, गर्म किया। तो आप ऐसा समझो कि इसकी सतह पर ये 10 अणु है। तो जब ये पात्र आपको बनता है, जब आप इसको गर्म करोगे तो ये 10 अणु किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, वाष्प में कन्वर्ट हो जाएंगे। एक निश्चित समझने के हिसाब से बता रहा हूँ। और ये अणु इस पर दाब डालेंगे, वो इसका वाष्प दाब होगा। अब आपने क्या किया, विलायक क्या है, वाष्पशील है। इस विलायक के अंदर यहाँ तो केवल शुद्ध विलायक था। अब देखो कंडीशन दूसरी, यहाँ पर केवल आपने एक विलायक लिया है, जल लिया है, तो यहाँ जो वाष्प दाब होगा वो क्या होगा, विलायक का वाष्प दाब होगा। केवल विलायक लिया तो इसको हम क्या बोलेंगे, विलायक का वाष्प दाब। अब आपने दूसरे पात्र में क्या किया कि इस विलायक में कोई विलेय मिला दिया। क्या मिला दिया, विलेय मिला दिया। तो विलायक में जैसे ही आपने विलेय मिलाया तो ये आपका क्या बन गया, विलयन बन गया। अब देखो, तो सतह पर तो सपोज 10 अणु आएंगे, तो 10 में से हमने ऐसे मान लिया 1 2 3 4 5 और 6। ये 6 अणु तो किसके हो गए, आपके विलायक के। और 4 अणु मान लिए सतह पर किसके आगे, विलेय के। किसके आगे, विलेय के। अब देखो यहाँ पे, यहाँ आपने जो विलायक लिया है वो क्या है, वाष्पशील। अब देखो, ब्लैक कलर में आपने लिया है विलायक, ब्लू कलर में जो आपने लिया है वो क्या है, विलेय। दोनों के दोनों क्या है, यहां पर वाष्पशील है। तो सीधी बात है। अब इसमें 6 अणु तो हमने किसके मान लिए, विलायक के, और 4 अणु किसके मान लिए, विलेय के। तो दोनों वाष्पशील है तो वाष्प बनेगी, और यहाँ पर भी कितनी बनेगी, 10 अणु वाष्प में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो यहाँ जितना वाष्प दाब होगा उतना विलयन का वाष्प दाब भी यही होगा, क्योंकि विलेय प्लस विलायक है। तो यहाँ वाष्प दाब कौन सा होगा, विलयन का वाष्प दाब। लेकिन अब आपने क्या किया, वो समझने वाली बात है कि आपने एक पात्र लिया, ठीक है, उस पात्र के अंदर विलायक तो आपने ले लिया, वाष्पशील। लेकिन आपने क्या किया, इस बार रेड कलर से दिखा देते हैं। इस बार आपने विलेय जो लिया है वो कैसा है, वाष्पशील नहीं है, अवाष्पशील है, अर्थात उसकी वाष्प नहीं बनेगी। तो वही सीधी सी बात है, माना कि सतह पर विलायक के कितने अणु आ गए, 1
6 अणु आगे। देखो ऐसे सपोज करें कि कोई भी पदार्थ होगा उसके 10 अणु सतह पर आएंगे, केवल विलायक तो विलायक के 10 अणु आगे। अब हमने विलयन में बना लिया, तो विलयन में मान लिया कि 6 विलायक के आगे 4 विलेय के आगे। अब वही कंडीशन है कि 4 अणु मान लिए यहाँ पर किसके आगे, आपके विलेय के आगे। लेकिन अब कंडीशन है, आपने यहाँ पर जो विलेय लिया है वो क्या है, अवाष्पशील है, उसकी वाष्प नहीं बनेगी। इसका मतलब क्या हुआ कि इस विलयन में केवल 6 अणुओं की ही वाष्प बनेगी, 4 की नहीं बनेगी। जबकि इसमें 4, 6, 10 की बनी थी और इसमें 10 की बनी थी। ये तो विलायक है, ये कंडीशन किसकी थी, विलयन की। लेकिन ये विलयन तब है जब विलायक और विलेय दोनों क्या हो, वाष्पशील हो। और इसमें आपको ध्यान रखना है, इसमें हमने विलेय ऐसा मिलाया जिसकी वाष्प नहीं बनती है। तो विलेय के अणु जो सतह पर, उसकी तो वाष्प नहीं बनेगी, केवल विलायक वाले अणु की वाष्प बनेगी। अब देखो विलयन में समझना, ये शुद्ध विलायक है, ठीक है। शुद्ध विलायक का वाष्प मान लिया यहाँ 10 बना है, और अगर विलायक में आपने अवाष्पशील विलेय मिला दिया तो उस कंडीशन में विलयन का वाष्प दाब क्या हो जाएगा, कम, और शुद्ध विलायक का वाष्प दाब क्या होता है, ज़्यादा होता है। कि माइंड में कंसेप्टली ये क्लियर करना है कि अगर विलेय और विलायक, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, विलेय और विलायक दोनों क्या हो, वाष्पशील, तो बराबर वाष्प बनेगी। लेकिन अगर आपने विलेय कैसा ले लिया, अवाष्पशील, जिसकी वाष्प नहीं बनती है, तो विलयन का वाष्प दाब कम हो जाता है और शुद्ध विलायक का वाष्प दाब वैसे ज़्यादा रहना है। तो विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब की तुलना में कम हो जाता है। इसी कमी को हम क्या कहते हैं, वाष्प दाब अवनमन। बाकी का इस टॉपिक जैसे हम कल राउल्ट का नियम पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम इसको और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर लेंगे। तो यहाँ से मैं इसको मिटा रहा हूँ, चाहो तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखो यहाँ पे हम बात करें कि आगे हम बात करें, देखो जब शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय, क्या लिखा है, जब शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाते हैं, जब शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाते हैं तो विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम हो जाता है। इसे वाष्प दाब अवनमन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, वाष्प दाब अवनमन। फिर से समझना कि आपके पास क्या था, शुद्ध विलायक था। कैसा विलायक था, शुद्ध विलायक। आपके पास क्या था, शुद्ध विलायक था। उस विलायक में आपने क्या मिला दिया, अवाष्पशील विलेय मिला दिया। और अवाष्पशील विलेय बनाएंगे तो विलायक प्लस विलेय मिलने का मतलब क्या बनेगा, विलयन। तो जो विलयन का वाष्प दाब बनता है वो इस शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से भी क्या होता है, कम होता है। इसी चीज़ को हम बोलते हैं वाष्प दाब अवनमन, वाष्प दाब में कमी। कंडीशन सुन लेना कि ये कब लागू होगी, जब आपका विलेय कैसा हो, अवाष्पशील हो। तो शुद्ध विलायक में सुन लेना, वाष्प दाब अवनमन के लिए शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाने पर विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम हो जाता है। इसे हम वाष्प दाब अवनमन कहते हैं। अब सुनना बेटा कैसे, कि अगर इसको हम फॉर्मूले के रूप में निकालना चाहें तो देखो दाब को आप किससे रिप्रेजेंट करते हो, डेल्टा। दाब को पी से, और कमी अंतर है, वाष्प दाब
अवनमन एक प्रकार का अंतर है, तो अंतर के लिए क्या लगाते हो, डेल्टा पी। अब देखो साफ समझ में आ रहा है कि इस कंडीशन में अवाष्पशील विलय मिलाया तो उस कंडीशन में शुद्ध विलायक का वाष्प दाब ज्यादा है और विलयन का वाष्प दाब कम है, तो वाष्प दाब है। अब हम बात करें यहाँ से कि मैंने आपको एक चीज़ शुरुआत से ही बताई थी, विलय और विलायक की जब हम बात करते हैं तो मैंने कहा था आप विलायक को किससे रिप्रेजेंट करोगे, ऐसे, और विलय को किससे रिप्रेजेंट करोगे, बी से। तो शुद्ध विलायक के वाष्प दाब की है तो यहाँ मैंने कर दिया पी ए, यहाँ लिख रहे हो विलयन का वाष्प दाब पी एस। ये आपका यहाँ पे फॉर्मूला बन गया इसको कि वाष्प दाब अवनमन को हम किससे रिप्रेजेंट करें, डेल्टा पी से। तो वाष्प दाब अवनमन डेल्टा पी बराबर पी ए माइनस पी एच पी एस। अब ये बात आपके यहाँ पे क्लियर होनी चाहिए कि पी ए क्या है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, और पी एस क्या है, विलयन का वाष्प दाब। तो शुद्ध विलायक के वाष्प दाब में से विलयन का वाष्प दाब घटा दोगे तो जो अंतर आएगा उसी को हम क्या बोलते हैं, वाष्प दाब अवनमन। तो दो डेफिनेशन थी, ये जब आप पढ़ोगे तो बार बार आपसे रिपीट होगा। एक तो वाष्प दाब क्या होता है, दूसरा वाष्प दाब अवनमन क्या होता है। तो वाष्प दाब अवनमन। तीसरा पॉइंट वैसे राउल्ट के नियम में आएगा, राउल्ट अभी हम पढ़ेंगे आगे, तो राउल्ट के नियम में आएगा, उसको हम पढ़ेंगे। उसमें एक शब्द आता है वो हम पहले क्लियर कर लेते हैं, आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन। क्या बात कर रहे हैं, आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम उसकी बात कर लेते हैं। तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो इसको मिटा देता हूँ, स्क्रीनशॉट आपका हो गया। अब देखो इसको हम लिखें आगे, अगला है अपना आता टॉपिक है कि आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन। क्या लिखा हमने, आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन। आपने वाष्प दाब अवनमन तो मैंने पढ़ा दिया, अब आपेक्षिक का मतलब क्या है, तो इसको ऐसे समझ सकते हैं। पहले मैं फॉर्मूला बता देता हूं कि आपने वाष्प दाब अवनमन का फॉर्मूला क्या लिखा था, पी एस बराबर पी ए माइनस पी एस, पी डेल्टा पी बराबर पी ए माइनस पी एस। ये तो गया वाष्प दाब अवनमन। अब इस वाष्प दाब अवनमन के अंदर आप शुद्ध विलायक के वाष्प दाब का भाग दे दो, अर्थात वाष्प दाब अवनमन और शुद्ध विलायक के वाष्प दाब का अनुपात आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन कहलाता है। इसको हम कैसे बोल सकते हैं कि शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलय घोलने पर उसके वाष्प दाब में होने वाली कमी, ये तो गई होने वाली कमी, तथा शुद्ध विलायक के वाष्प दाब का अनुपात आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन कहलाता है। तो इस डेफिनेशन को हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि शुद्ध विलायक में, ध्यान ना, यहाँ पर हम जब भी विलायक ले रहे हैं तो वो वाष्पशील ले रहे हैं, अवाष्पशील नहीं। विलायक कैसा, वाष्पशील। तो शुद्ध विलायक में अवाष्पशील, शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलय मिलाने पर, शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलय मिलाने पर उसके वाष्प दाब में होने वाली कमी, उसके वाष्प दाब में होने वाली कमी तथा
शुद्ध विलायक का, क्या लिख रहे हैं, शुद्ध विलायक के वाष्प दाब का अनुपात, शुद्ध विलायक के वाष्प दाब का अनुपात। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलय मिलाने पर उसके वाष्प दाब में होने वाली कमी तथा शुद्ध विलायक के वाष्प दाब का अनुपात को आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन कहते हैं, आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन कहते हैं। अब जो बड़े इसको फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, तो यहाँ हम लिख रहे हैं आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन। अब देखो, अब इसको अगर आप समझ लोगे तो क्या होगा, यहाँ से आप बात तो देखो गौर से कि हमें क्या करना है कि शुद्ध विलायक में आपने क्या मिलाया, अवाष्पशील विलय मिलाया, तो वाष्प दाब में क्या, विलयन के वाष्प दाब में आएगी कमी, तो उसके वाष्प दाब में होने वाली कमी, तो उसके वाष्प दाब में होने वाली कमी को आपने क्या नाम दिया, वाष्प दाब अवनमन। और वाष्प दाब अवनमन को ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या बनाया था आपने, PA माइनस PS बट्टे में, ये हो गया। इसके बाद क्या, उस तथा शुद्ध विलायक के वाष्प दाब का अनुपात, शुद्ध विलायक के वाष्प दाब का अनुपात, तो शुद्ध विलायक क्या है, शुद्ध विलायक PA का अनुपात आपका क्या कहलाता है, आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन। पहले स्क्रीनशॉट लें, फिर 3-4 बातें करें अपने। स्क्रीनशॉट हो गया। अब देखो हम बात करें आगे, यहाँ से समझना कि सबसे पहले वाष्प, 3 चीज़ें हमने लिखी है, तीनों पॉइंट आपके माइंड में जब तक क्लियर नहीं है कि सबसे पहले वाष्प दाब क्या था, दूसरा वाष्प दाब अवनमन, और तीसरा आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन। समझना, कोई भी विलायक या विलायक कुछ भी हो, वाष्प के अणुओं के द्वारा द्रव की सतह पर डाला गया दाब क्या कहलाएगा, वाष्प दाब। अब वाष्प दाब अवनमन को समझने का तरीका था कि शुद्ध विलायक के अंदर आप ऐसा विलय मिलाओ जिसकी वाष्प नहीं बनती हो, तो विलयन का वाष्प दाब कम हो जाएगा। विलयन का वाष्प दाब क्या हो जाएगा, एक बात यहाँ से और माइंड में कर लेना कि सबसे पहले बात सुनना या कंडीशन देख लेना कि हम जब भी बात करें तो हमने विलय कैसा लिया है, कैसा लिया, अवाष्पशील। अगर विलय अवाष्पशील लोगे तो दिमाग में बात क्लियर होना चाहिए कि विलायक का वाष्प दाब ज़्यादा होगा, विलयन का वाष्प दाब कम होगा। विलायक में क्या मिलाओगे, अवाष्पशील विलय, तो विलायक का वाष्प दाब ज़्यादा, विलयन का वाष्प दाब कम। इसी कमी को हम क्या बोलते हैं, वाष्प दाब अवनमन। तो इसका मतलब विलयन का वाष्प दाब क्या लिखा, मान ली विलायक का वाष्प दाब आपने क्या लिखा, PA, विलयन का वाष्प दाब PS, दोनों का अंतर क्या हो गया, डेल्टा P। इस अंतर को हम क्या बोलते हैं, वाष्प दाब अवनमन। अब देखो आगे, आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आपने वाष्प दाब अवनमन लिखा है, इसमें शुद्ध विलायक के वाष्प दाब का भाग दे दो, अर्थात आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन का मतलब क्या हो जाएगा, PA माइनस PS अपॉन किसका भाग, PA का। तो ये हो जाएगा आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन। ये इतनी सी डेफिनेशन टर्म्स है, वो आपको याद करनी है। स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे बात करें। अब देखो यहाँ से एक बात समझते हैं कि माइंड में क्लियर करना कि एक तो चैप्टर विलयन सॉल्यूशन है, तो अगर आपने रेगुलर क्लास अटेंड नहीं की है तो आपको चैप्टर समझ में नहीं आएगा। दूसरा, देखने में ये मिलता है कि काफ़ी स्टूडेंट है,
काफ़ी स्टूडेंट है क्लास को 5 मिनट 10 मिनट लेट ज्वाइन करते हैं। इतनी अपनी 30 से 45 मिनट की क्लासें होती है, अगर आप उसको 5 से 7 मिनट लेट ज्वाइन करोगे, 5 से 7 मिनट लेट ज्वाइन करोगे तो बिल्कुल आपको समझ में नहीं आता। और बेटा 5 मिनट की वैल्यू क्या होती है वो आप इससे एक एग्जाम्पल ले लो। मैं एक सिंपल सी बात आपको समझा रहा हूँ। होता क्या है कि सुबह आप में से अधिकांश बच्चे 4:30-5 बजे का अलार्म लगाते हैं। अलार्म बजता है तो उसको ऐसे कहते हैं चलो बंद कर लेते हैं और 5 मिनट के लिए सो लेते हैं। करते हो सब? तो जैसे ही 5 मिनट के लिए सोते हैं तब आंख खुलती है, तब देखते हैं 7 बज गए, 7:30 बज गए, 8 बज गए। तो वो 5 मिनट अपने लिए कितना महंगा पड़ता है वो आपको सब समझ में आ गया। इसी प्रकार नाइट में होता है कि 9-10 बजे सोचते कि सुबह जल्दी 5 बजे अपने को उठना है, तो 10 बजे आप सो जाते हैं और जैसे 10 बजे हम सोते हैं तो फ़ोन की आवाज़ आती है, फ़ोन दिखता है, तो बोले चलो 5 मिनट फ़ोन चला लेते हैं, 5 मिनट देख लेते हैं व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे क्या चला है। जैसे ही आप 5 मिनट के लिए फ़ोन चलाते हो फिर आप देखोगे कि वो 5 मिनट आपकी रात के 1 बज गए, 2 बज गए। तो ये 5 मिनट की वैल्यू है ना, बहुत ज़्यादा इस चीज़ को आप समझो कि ये 5 मिनट अपने लिए कितना नुकसानदायक होता है। चाहे सुबह उठने की अर्ली मॉर्निंग हो या शाम को सोने वाला टाइम हो, अगर 5 मिनट हम लेकर बैठ गए ना, और बहुत बार होता है कि पढ़ते पढ़ते परेशान हो गए, सो गए, तो सिर्फ 5 मिनट की झपकी लेते हैं, लेकिन 5 मिनट की झपकी लंबी हो जाती है। और फिर भी अगर आपको पढ़ने का मन ना करे, इतनी बात समझ गए, तो एक इस वीडियो को देख लो आप बोर्ड से। तो बात समझ में आ गई आपको कि टाइम खराब नहीं करना है, बिल्कुल मेहनत के साथ अपने को पढ़ाई करनी है। और सोच लेना पढ़ाई नहीं की है तो इस वीडियो में जो कंडीशन थी वो अपनी भी होने वाली है। तो आज की क्लास हम यही समाप्त करेंगे, क्योंकि अगली वाली जो अपना टॉपिक है राउल्ट का नियम, वो थोड़ा बड़ा है, तो आज की क्लास में होने पाएगा। तो कल हम क्लास लेंगे जिसमें राउल्ट का नियम, जो 2 नियम अपने लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हेनरी का नियम और राउल्ट का नियम। तो हेनरी का नियम तो मैंने करवा दिया था, और कल की ऑनलाइन क्लास में राउल्ट के नियम की बात करेंगे। राउल्ट के नियम की में भी हम 2 कंडीशन पढ़ेंगे। तो कल की इस ऑनलाइन क्लास के अंदर हम राउल्ट का नियम अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर लेंगे। तो और एक साथ जितने भी अपने साथी हैं उनको कह देना कि अभी स्कूल खुलने की कोई संभावना नहीं है, तो आपको जो स्टडी करनी है वो ऑनलाइन के माध्यम से ही करनी है। और स्टडी नहीं की है तो ये वीडियो में जैसे सपने आ रहे थे ना, वैसे सपने आपको भी आएंगे। इसमें तो मजदूरी के आए थे, आपको गोबर गाय बेच चलाते हुए सपने और आने लग जाएंगे। तो ठीक है, आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।